हेलो एवरीवन। आज की हमारी जो ये वीडियो है ये 8th क्लास के लिए होगी, जिसमें हमने भूगोल की जो बुक है उसको शुरू कर रखा है। इस बुक में हमने 5 लेसन जो है कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा जो आखिरी लेसन है 6th लेसन, उसको हम शुरू करते हैं। जो 6th लेसन है चलिए उसको देख लेते हैं एक बार। लेसन का नाम है मानव संसाधन। ठीक है, यहाँ से हम अपना वीडियो जो है शुरू करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो देखिए भाई, मानव संसाधन हमने जब लेसन पढ़ा था, पहला लेसन था हमारा संसाधन का। ठीक है, आप लोगों को परिभाषा याद होगी संसाधन की, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि संसाधन की परिभाषा क्या बनती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि संसाधन 3 प्रकार के होते हैं भाई। ठीक है, एक था प्राकृतिक संसाधन, दूसरा हमने पढ़ा मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा हमने पढ़ा था भाई मानव संसाधन, जो कि हमारा आज लेसन है। ठीक है, हमने मानव संसाधन में क्या पढ़ा था कि मनुष्य भी अपने आप में एक संसाधन है। वो क्या करता है, वो अपनी बुद्धि और कौशल के बल पर किसी भी वस्तु को संसाधन में बदल सकता है। यानी कि अगर मनुष्य नहीं होता, उसकी बुद्धि नहीं होती, उसका कौशल नहीं होता, तो कोई भी वस्तु संसाधन नहीं बनती भाई। ठीक है, तो मानव भी क्या है, एक संसाधन है। और इसीलिए मनुष्य के लिए क्या जरूरी है, यहां पर कहता है कि मनुष्य के लिए जरूरी है उसका स्वास्थ्य और उसकी शिक्षा। ठीक है, जब ये दोनों चीजें उसके साथ में चलेंगी ना और उसको लगातार संसाधन मिलते रहेंगे, तो कहता है कि वो अपने हिसाब से अपना विकास करता रहेगा और धीरे धीरे संसाधनों का निर्माण करता रहेगा। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसमें हम पढ़ेंगे जनसंख्या के बारे में। मानव संसाधन में जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब मनुष्य इकट्ठे होते हैं ना, जन का मतलब होता है व्यक्ति, आदमी, लोग। ठीक है, तो यहां पर कहता है जनसंख्या मतलब क्या है, जन प्लस संख्या, यानी कि लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है भाई। ठीक है, और ये जनसंख्या किससे बनी, मानव संसाधन से बनी। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जनसंख्या में सबसे पहला टॉपिक मैं शुरू करता हूं, जनसंख्या का वितरण भाई। ठीक है, तो देखो भाई ध्यान से देखना, जनसंख्या का वितरण। इसमें देखो यहां पर पहली लाइन में बोल रखा है कि भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं। भूपृष्ठ का मतलब क्या है, धरातल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, धरातल, यानी कि इस धरती के ऊपर, पूरी पृथ्वी के ऊपर जो व्यक्ति फैले हुए हैं ना, उसको हम उसका वितरण बोलते हैं। वितरण का मतलब होता है कौन से क्षेत्र में कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए क्लास में 50 बच्चे हैं और उनके अंदर चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी है। चॉकलेट हमारे पास 100 चॉकलेट हैं। ठीक है, उसको बांटेंगे तो एक बच्चे को कितनी मिलेंगी, 2 मिल गई। हमने क्या किया, हमने चॉकलेट वितरित कर दी, यानी कि चॉकलेट का वितरण क्या हुआ कि एक बच्चे के पास 2 चॉकलेट है। तो उसी प्रकार कहता है कि इस पृथ्वी के ऊपर जो देश हैं, जो राज्य हैं, जो क्षेत्र हैं, उनके अंदर एक क्षेत्र में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, वो उसका क्या कहलाएगा भाई, वितरण कहलाएगा। ठीक है, अगर हम इस वितरण की बात करें ना भाई, तो देखो ये कहता है, आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा होगा ग्लोब के बारे में। जब इस ग्लोब के बारे में हम पढ़ते हैं तो एक 0 डिग्री भूमध्य रेखा आती है। ठीक है, 0 डिग्री की भूमध्य रेखा उस पे जो होती है ना, वो क्या करती है, इस पृथ्वी के 2 हिस्सों में बांटती है। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको याद होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में कहता है कि स्थल भाग अधिक है, उत्तरी भाग में स्थल भाग अधिक है और दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग अधिक है। तो इसीलिए कहता है कि विश्व की जो जनसंख्या है ना, उत्तरी गोलार्ध में अधिक पाई जाती है। ठीक है, और साथ में यह भी कहता है कि विश्व की 90% जनसंख्या, 100 में से 90% जनसंख्या है ना, विश्व के 10% भाग पर रहती है भाई। ठीक है, ध्यान से सुनो इस बात को। कहता है कि विश्व की 90% जनसंख्या, कहता है धरातल के 10% भाग पर निवास करती है भाई। ठीक है, उसके बाद यहां पर कहता है कि जनसंख्या जो है 90%, ये भी एक समान नहीं है। ये नहीं है कि हर जगह पर मान लो यहाँ पर 1 लाख व्यक्ति रहते तो हर जगह पर 1 लाख व्यक्ति रहे होंगे, या कहीं पर 10 लाख व्यक्ति रहते हैं तो हर जगह पर 10 लाख व्यक्ति रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर कहता है कि जो जनसंख्या होती है ना, वो असमान होती है, असमान वितरण के साथ पाई जाती है। कहीं पर कहता है कि सघन पाई जाती है, तो कहीं पर कहता है कि विरल पाई जाती है। अब सघन का मतलब क्या होता है, जो अधिक बसे हुए होते हैं ना, जहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या बहुत अधिक है, जैसे मान लो चीन है, भारत है, ठीक है, बांग्लादेश है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इनमें जनसंख्या अधिक पाई जाती है। विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र भी हैं, यानी कि जहां पर जनसंख्या कम पाई जाती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। ठीक है, तो काफी देश ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या
कम पाई जाती है, तो इनका जो वितरण होगा ना वो भी बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसी वितरण के अंदर। देखो इसमें इन्होंने बोला कि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, एशिया का दक्षिण पूर्वी एशिया भाग, यूरोप का उत्तर पूर्वी अमेरिका, ठीक है, ये क्या है, घने बसे हुए हैं। और उच्च अक्षांश उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, उच्च पर्वत और विषुवतीय वन, ये क्षेत्र कम है भाई। इन्होंने क्या बोला, देखो इसी मैप में कहता है कि कम जनसंख्या वाले कहाँ मिलेंगे, तो 0 डिग्री हो गया, उसके बाद एक रेखा आएगी 45 डिग्री की, ठीक है, फिर आती है 60 डिग्री की। 60 डिग्री के बाद के जो अक्षांश होते हैं ना, 60 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक जो अक्षांश होते हैं वहाँ वो होते हैं उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। और यहाँ पर मौसम रहता है ठंडा, जलवायु ठंडी होती है, तापमान भी बहुत कम पाया जाता है, तापमान नीचा पाया जाता है, बर्फ जमी रहती है। यहाँ पर अंटार्कटिक महाद्वीप है और यहाँ पर आर्कटिक महासागर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर कहते हैं इन क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या कम पाई जाती है। दूसरा, जनसंख्या जो भूमध्य रेखा होती है ना, यहाँ पर भी तापमान अधिक होता है भाई, ठीक है, बारिश होती रहती है, वन क्षेत्र अधिक पाया जाता है, तो कहते हैं इसमें भी जनसंख्या जो है वो बहुत कम पाई जाती है। उसके बाद कहता है जो मरुस्थल है ना, वहां पर भी जनसंख्या जो है बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, एक इसमें पर्वत वाला देख लो, पर्वत वाले क्षेत्र भी ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, तो काफी जगह पर जो है जनसंख्या असमान रूप से पाई जाती है। मैं आशा करता हूं कि यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, आगे कहता है कि विश्व के है ना 10 देश ऐसे हैं जहां पर सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, 10 देशों के अंदर जनसंख्या अधिक मिलेगी भाई। उन 10 देशों का नाम देख लेते हैं, इसके अंदर दे रखा है। यहाँ पर 10 देशों में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। इसमें देख लेते हैं बुक के अंदर, देखो इन्होंने चित्र बना रखा है, टेबल बना रखा है। चीन सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, दूसरा नंबर भारत का आता है, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस, नाइजीरिया और जापान। ये 10 देश ऐसे हैं जहां पर विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश अगर आपसे पूछे ना 10, तो यहां से शुरू करना भाई। पहला चीन का नंबर है, दूसरा भारत का नंबर है, तीसरा यूएसए का है, नंबर 4 पर इंडोनेशिया आता है। ठीक है ना, तो ये इसके अंदर दे रखा है। अब आगे बात करते हैं, अगला टॉपिक अपना शुरू करते हैं, और वो है जनसंख्या घनत्व भाई। क्या है? जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व को समझे एक बार, क्या होता है जनसंख्या घनत्व। देखो भाई, ये हो गई चारों भुजाएं समान, और उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं, है ना। जो वर्ग होता है, अब इसमें क्या बोला, मान लो इसमें 10 व्यक्ति रहते हैं, ये हो गया क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल मान ले कि ये है 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, स्क्वायर को इस प्रकार दिखाते हैं ना, स्क्वायर किलोमीटर को आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा। मान लीजिए 1 वर्ग किलोमीटर है ये, तो इसमें रहते हैं 10 व्यक्ति। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां का जनसंख्या घनत्व हो गया 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भाई। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर परिभाषा हम क्या बनाएंगे कि 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, ठीक है, में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है ना, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, इसमें प्रति इकाई भी हो सकता है, कोई प्रति इकाई मतलब है कोई भी मापने की आप एक यूनिट ले सकते हैं, कोई भी यूनिट जिससे क्या हो आप उसके क्षेत्रफल को माप रहे हो। ठीक है, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में या 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को हम क्या बोलेंगे? जनसंख्या घनत्व बोलेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर 100 व्यक्ति रहते हैं तो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, 1000 व्यक्ति रहते तो 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, 10,000 रहते तो 10,000 हो जाएगा, 1 लाख रहते हैं तो 1 लाख व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। ठीक है, ये देखा जाता है कि कुल जनसंख्या कितनी है और किसी देश का कुल क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, उसके बटे में करके इसको निकाला जाता है। आगे बात समझ में? अब आगे देखें भाई, आगे कहता है कि जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, यानी कि जनसंख्या कहां पर अधिक पाई जाती है और कहां पर कम पाई जाती है, उनके लिए कुछ कारक जिम्मेवार होते हैं, कुछ फैक्टर होते हैं
जिसके कारण जनसंख्या कम और अधिक पाई जाती है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्थलाकृति। भाई स्थलाकृति हिंदी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, स्थल प्लस आकृति, है ना। और इसका मतलब क्या हुआ कि स्थल की आकृति कैसी है, तो स्थल की आकृति कैसी हो सकती है, पर्वत हो सकता है, पठार हो सकता है और मैदान हो सकता है ना। अब यहाँ पर कहता है कि पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर और पठारी क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या जो होती है कम पाई जाती है, मैदानी भागों में जनसंख्या जो है अधिक यानी कि सघन पाई जाती है। कारण क्या है, कारण यह है कि मैदानी भागों में खेती आसानी से की जा सकती है, नदी जो होती है वो मिलती है यानी कि जल की सुविधा होती है, ठीक है। उसके साथ में सड़क की सुविधा होती है, जहाँ पर सुविधाएं ज़्यादा होंगी वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होंगी। पर्वतों के ऊपर जो खेती की जाती है वो भी बहुत कम की जाती है, सुविधाएं जो होती है वो बहुत कम पाई जाती है, तो इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा है जलवायु, है ना। अब जलवायु में क्या होता है भाई, जलवायु में एक तो मौसम आता है, ठीक है, मौसम लगा लो, तापमान लगा लीजिए आप लोग, ठीक है, वर्षा, ये जलवायु के अंदर जलवायु के कारक ही होते हैं। अभी क्या होता है, तापमान मान लो अधिक है तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर ये गर्म है ना। तापमान कम है तो हम क्या बोलेंगे कि ये ठंडी जलवायु है। तो कहता है अधिक गर्म और अधिक जो ठंडे होंगे ना, जैसे मरुस्थल है या जहाँ पर बर्फ गिरती है वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाएगी। अगर ये ना तो तापमान अधिक और ना ही कम है, वर्षा भी ठीक ठाक हो जाती है जैसे हमारे वाला जो क्षेत्र है, तो वहाँ पर जनसंख्या जो है वो अधिक पाई जाती है यानी कि जनसंख्या सघन पाई जाएगी, ठीक है। अब देखिए तीसरा, अब इसमें तीसरा दे रखा है भाई मृदा। अब मृदा के बारे में देख लो भाई, मृदा का क्या होता है, मृदा या तो उपजाऊ होनी है, उपजाऊ जिसमें हम आसानी से खेती कर सके, या फिर अनुपजाऊ होनी है, ठीक है ना। और उपजाऊ और अनुपजाऊ में क्या होगा, जहाँ पर मिट्टी उपजाऊ होगी वहाँ पर खेती होगी, जहाँ पर खेती अधिक होगी वहाँ पर जनसंख्या भी अधिक पाई जाएगी। अनुपजाऊ भूमि के अंदर क्या होगा, लोगों को ना तो कृषि के लिए कोई साधन प्राप्त है ना ही कोई रोजगार मिल रहा है यहाँ पर, तो लोग क्या करेंगे यहाँ से यहाँ पर कम पाए जाएंगे, ठीक है, जनसंख्या जो है वो कम पाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 4 कारक, वो है जल। तो देखो भाई आप लोगों ने देखा है हर जगह पर लिखा हुआ है कि जल ही जीवन है, ठीक है। इसी से क्या होता है, मनुष्य के लिए सबसे कारगर होता है, जिस प्रकार भोजन जरूरी उसी प्रकार जल जरूरी है। तो कहता है एक तो साफ स्वच्छ जल जहां पर होगा ना वहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। क्यों, क्योंकि एक तो पीने के लिए पानी चाहिए और दूसरा अगर हमें खेती कर रहे हैं तो सिंचाई के लिए चाहिए, उद्योग लगा रहे हैं तो वहां पर मशीनों को साफ करने के लिए चाहिए, तो हर जगह पर जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 5, और नंबर 5 में आता है खनिज। खनिज का मतलब जो हमने पढ़ा भी है खनिज के बारे में कि धरातल के नीचे पाए जाने वाले कुछ चट्टानी जो भाग हैं जो हमारे काम आते हैं वो क्या होते हैं, वो खनिज होते हैं, जिनकी अपनी एक प्राकृतिक संरचना होती है, संगठन होता है, वो खनिज होते हैं, जिसमें लोहा है, सोना है, पेट्रोलियम है, ये सारे खनिज के भाग हैं। तो कहता है जहाँ पर खनिज पाए जाते हैं ना वहाँ पर भी जनसंख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि खनिजों को निकालने के लिए किसकी जरूरत होती है, श्रमिकों की, तो इसीलिए वहाँ पर उन लोगों को रोजगार मिल जाता है भाई, ठीक है। उसी रोजगार के चक्कर में वो लोग वहाँ पर निवास करते हैं। उसके बाद बात करता हूँ मैं आर्थिक कारक की, ठीक है। और आर्थिक कारक में क्या है, जैसे मान लो रोजगार है आर्थिक कारक में, ठीक है, जहाँ पर लोगों को रोजगार प्राप्त होगा ना वहाँ पर जनसंख्या अधिक मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी, जहाँ पर उद्योग लगे होंगे यानी कि जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र होंगे ना वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। उसके बाद नंबर 7 है सांस्कृतिक कारक। कुछ लोगों को है ना धर्म और हमारे जो ये परंपराएं होती हैं इनमें बड़ा मज़ा आता है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट होता है इन चीज़ों के अंदर। तो जैसे वाराणसी है, बनारस, ठीक है, काशी है, ये ऐसी नगरी हैं जैसे मथुरा है जो लोगों को बड़ी प्रिय हैं। तो इसलिए कहता है कि कुछ लोग जो है इन सांस्कृतिक केंद्रों के अंदर भी जाकर के रहना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर जनसंख्या सघन पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। और लास्ट में है सामाजिक कारक भाई, ठीक है, सामाजिक कारक के बारे में भी देख लेते हैं। इसमें कहता है कि जिस क्षेत्र के अंदर समाज अच्छा हो, पास पड़ोस अच्छा हो, शांति बनी रहती हो, ठीक है, शिक्षा की सुविधा हो, आवास की सुविधा हो, ठीक है, अगर माहौल ठीक ठाक मिल जाए ना सुविधाओं के साथ तो कहता है जनसंख्या सघन मिलेगी, अधिक मिलेगी, नहीं तो जनसंख्या कम मिलने वाली है भाई, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, अगला टॉपिक है अपना यहाँ पर जनसंख्या परिवर्तन, ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन के बारे में देख लेते हैं।
जनसंख्या परिवर्तन। देखो परिवर्तन का मतलब हो गया बदलाव भाई, ठीक है। यहां पर इसने क्या बोला, यहां पर कहता मान लीजिए कि एक जगह पर 1000 व्यक्ति रहते हैं, और कब रहते हैं ये रह रहे हैं 2000, अब क्या चल रहा है 20, मान लीजिए 2019 में 1000 व्यक्ति किसी स्थान पर रहते हैं, ठीक है। और 2020 में है ना ये व्यक्ति हो गए 2000, ठीक है। तो जनसंख्या में क्या हो गया भाई, परिवर्तन हो गया ना, 1000 से कितने हो गए 2000 हो गया। ये भी हो सकता है कि 2020 में वो 900 हो गए, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, ये कम हो गए, लेकिन परिवर्तन तो हुआ ना, परिवर्तन तो हुआ, चाहे कम हो जाए, ठीक है। यहां पर बड़े हुए, ठीक है, लेकिन परिवर्तन हुआ। तो यहां पर परिभाषा क्या बनती है कि किसी एक निश्चित अवधि का मतलब यहां पर क्या है, समय है भाई, ठीक है। मान लीजिए हमने एक समय लिया 2019 से 2020 के बीच में, 1 साल का समय हो गया ना, तो निश्चित अवधि कितनी हो गई 1 साल की। तो कहते हैं एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन, लोगों की संख्या में परिवर्तन क्या कहलाता है भाई, ये कहलाता है जनसंख्या परिवर्तन, ठीक है। आगे बात समझ में, और ये बात अब मैंने बताई दी है, या तो कम हो सकते हैं या फिर वो ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। और ये कहता है कि जनसंख्या है ना कभी स्थिर नहीं रहती है, जनसंख्या हमेशा क्या होती है, उसके अंदर है ना बदलाव होता रहता है भाई, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो इसके अंदर दे रखा है कि 1800 तक है ना जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी, यानी कि उसके अंदर कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन बाद में कहता है कि जैसे जैसे सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं पहले नहीं थी, लेकिन पर्याप्त भोजन भी नहीं था पहले, लेकिन जैसे जैसे भोजन की आवश्यकता की पूर्ति होने लगी, स्वास्थ्य सुविधाएं होने लगी, तो जनसंख्या बढ़ने लगी। 1820 में जनसंख्या हो गई 1 अरब, ठीक है। उसके बाद 1970 में कहता है 3 अरब हो गई। 1970 में 3 अरब के बाद कहता है कि 29 साल में ये 30 वर्ष के अंदर ही कितनी हो गई, कम से कम 6 अरब हो गई भाई, ठीक है। और अब यहां पर लिखा जाता है 7 अरब, विश्व की जो जनसंख्या है ना अब 7 अरब है भाई, ठीक है। तो देखो विश्व के अंदर जनसंख्या कितनी तेजी के साथ बढ़ रही है। अब ये कहें कि जनसंख्या किस हिसाब से बढ़ती है, तो उसके बढ़ने के होते हैं 3 कारक। यहां पर लिखा जाता है, प्रश्न भी आता है अपना कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 कारकों का वर्णन कीजिए, जनसंख्या परिवर्तन के कारकों का वर्णन कीजिए। तो कारक में क्या क्या आएगा, एक तो आएगा जन्म दर, दूसरा हो गया मृत्यु दर, ठीक है, और तीसरा हो गया भाई प्रवास, ठीक है। ये 3 कारक होते हैं जिसके कारण जनसंख्या में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबी हो गई है और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को ध्यान से देखिए, बुक पढ़िए, अगर तब भी समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।